की मदम करने दरोदीवार को अलविदाई बोसा देती रुखसत हो रही थीं। आंगन के बीचों बीच खड़े मौलसरी के पैर पर बसेरा करने वाली चिड़ियों ने गल मचा रखा था। पूरा आंगन उनकी चहचहाहट से गूंज रहा था। दीवार के साथ साथ बनी कियारी में खिले फूलों की महक हवा के नरम झोंकों को मुतर कर रही थी। बरामदे की दहलीज पर बैठी फारिया खाली खाली नजरों से चारों ओर तक रही थी। चिड़ियों की नखरई चहचहाहट और फूलों के दिला बेज रंगों ने उसके दिल की बेरंगी और वीरानी में मजीद इजाफा कर दिया था। कल तक इसके दामन में खुशियां थीं, दिल में उम्मीदें और आंखों में ख्वाब थे। आज इसका दामन मासूम से भीगा हुआ था। दिल नाउम्मीदी और मायूसी के गिरदाब में घिरा हुआ था और आंखें शिकस्ता ख्वाबों की करचीन से जख्मी थीं। कल तक वो हफीजा खाला की चहेती थी, उनकी होने वाली लाडली बहू, चीफ इंजीनियर जफर अहमद के इकलौते बेटे जफर याब की बचपन की मंगेतर थी। इसके पैदा होते ही खाला ने उसे अपने इकलौते और चहीते बेटे जफर याब के लिए मांग लिया था और इसकी नन्ही सी उंगली में नाजुक सी तिलाई अंगूठी पहनाकर उसे एक नए रिश्ते के बंधन में बांध दिया था। अंगूठी पर किंदन जफर याब का नाम इस बात का मुद्दई था कि वो इसकी अमानत बना दी गई है। ये रिश्ता हफीजा खाला के लिए इस हवाले से भी बहुत मुबारक साबित हुआ कि उनके मियां जफर अहमद को बरसों की बेरोजगारी के बाद अचानक सऊदी अरब के एक बड़े तामीराती इदारे में मुलाजमत मिल गई थी और वो बीवी और बेटे समेत दिमाम रवाना हो गए थे। फिर वो पूरे 4 साल बाद वतन वापस लौटे थे, तब इन्होंने शहर के एक पोश इलाके में 1000 गज का प्लॉट इस इरादे से खरीदा था कि इस पर फारिया हाउस तामीर करवाया जाएगा। महीना भर रह कर वो वापस लौट गए थे। कई बरस बाद हफीजा बेगम जब वतन वापस लौटी तो अब फारिया 8 बरस की हो चुकी थी। शूर के दरीचे किसे कद्र खलने लगे थे। उम्र के इस मोड़ पर उसे पहली बार पता चला था कि बहुत प्यार करने वाली स्वीट सी हफीजा खाला के शरीर आंखों वाले नटखट और खुद सर से बेटे जफर याब से उसका खाला ज़ादा के अलावा एक और भी रिश्ता है और इस रिश्ते के इदराक ने इसके एहसास को सोच की एक नई नहजता की थी। तख़य्युल को एक अनजानी अनोखी अरान बख्शी थी। इस बार हफीजा खाला पूरे 3 माह ठहरी थीं और इन्होंने अपने प्लॉट पर एक शानदार कोठी तामीर करवाई थी। कोठी की पेशानी पर फारिया हाउस किंदन किया गया था। अपने नाम की तख्ती देख के कर उसे यकीन हो चला था कि ये घर इसके लिए बना है और जल्द या बदीर उसे इस खूबसूरत और ख्वाब आसा घर में रहना है, हमेशा हमेशा के लिए जफरिया का बनकर। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास भी जड़ पकड़ता गया था कि बचपन की ये अधूरी बिखरी बिखरी सोचें, जवानी की वादी में कदम रखने तक एक मुजस्सम पैकर बनकर उसके दिल के हर गोशे पर तसल्लुत जमा चुकी थीं। ज़फ़रयाब अपनी बेनियाज और ला ताल्लुक़ सी दिलकश शख्सियत समेत इसकी रूह में समा चुका था। इस बार हफीजा खाला वतन लौटी तो ज़फ़रयाब उनके साथ नहीं था, वो मेडिकल की आला तालीम के लिए इंग्लैंड जा चुका था। और उसी ठिठुरा देने वाले मुल्क में धुंध में लिपटी एक उदास सी शाम में ज़फ़रयाब की मुलाकात नरमा से हुई थी। नरमा की बड़ी बड़ी सियाह आंखों में अजब सा जादू था और इसकी सियाह घनी दराज ज़ुल्फ़ों ने शाम की सरमई रंगत को कुछ और गहरा कर दिया था। इसके तराशीदा लबों की दिलरबा मुस्कुराहट ने माहौल की अदासी जज़्ब कर ली थी और इसके सानुला सिलोना चेहरे की कशिश ने ज़फ़रयाब को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था। पार्क की लकड़ी की बेंच पर बेजार से बैठे ज़फ़रयाब को सब कुछ यकदम अच्छा लगने लगा था। एक इसके आ जाने से बेजान सा माहौल अचानक जिंदा हो गया था। नरमा ने पार्क के वस्त में बनी मसनूई झील में तैरती इतालवी नस्ल की बतखों को देखा, फिर पूरे पार्क पर एक ताराना निगाह दौड़ाकर कोई शनासा चेहरा तलाश करने की कोशिश की, फिर इसकी नजरें बेंच पर तन्हा बैठे ज़फ़रयाब पर आ ठहरी थीं। वो अपनी साहिराना आंखों में दोस्ताना चमक और लबों पर अपनायत भरी मुस्कुराहट ले ज़फ़रयाब की तरफ बढ़ी। आर यू इंडियन? उसने करीब पहुंचकर नरम और शेरी लहजे में सवाल किया। इसकी मधुर आवाज का तरन्नुम फिजा में जलतरिंग बनकर घुल गया था। नो आई एम पाकिस्तानी, ज़फ़रयाब ने उसकी जादू भरी आंखों के सेहर में गिरफ्तार होते हुए ख्वाब से लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसने मुसाफिहे के लिए हाथ बढ़ाया। नरमा नरमा मकरजी। मेरे पता जीत मकरजी मगरबी बंगाल में चाय के बागात के ठेकेदार हैं। मुझे ज़फ़रयाब कहते हैं। ज़फ़रयाब ने इसका गदाज नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थामते हुए नरम लहजे में कहा। मैं पाकिस्तानी हूँ मगर मेरे बचपन से लेकर अब तक का अरसा दिमाग में गुजरा है। वहीं एक तामीराती फर्म में मेरे वालिद बहैसियत चीफ इंजीनियर काम करते हैं। सानुली सलूनी, सियाह आंखों और काली जुल्फों वाली नाजुक अनदाम नरमा मकरजी से ज़फ़रयाब की ये पहली मुलाकात थी। नरमा आर्ट की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड आई थी। वो खुद भी एक आर्टिस्टिक सी लड़की थी। नरम गो और नरम खूसी, इसे देखकर ज़फ़रयाब को बेको अवाइल जाड़ों की नरम और गुलाबी धूप का ख्याल आता था।
इसकी सियाह आंखों के हजारहा रंग थे, हजारहा अंदाज थे। हर रंग, हर अंदाज उसे अपनी जानिब खींचता था। खुद नरमा भी अपने दिल में इसके लिए नरम गोशा रखती थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुशी और तस्कीन महसूस करते थे। एक दूसरे के लिए उनके दिलों में एक गैर महसूस सी, ये अनजानी सी कशिश और पसंदीदगी थी। इसके बावजूद वो बेहद मुहतात थे क्योंकि लाख पसंदीदगी और हम आहंगी के बावजूद अपने दरमियान मौजूद खलीज से वो दोनों बखूबी वाकिफ थे। नरमा जानती थी ज़फ़रयाब एक सच्चा और खरा मुसलमान है, जबकि ज़फ़रयाब अपने पैरों में पड़ी ठेकरे की मांग की बैरीन से भी बाखबर था। नरमा अपने धर्म से नाता नहीं तोड़ सकती थी और ज़फ़रयाब बचपन के इस रिश्ते से मुनहरिफ होने का खुद में हौसला नहीं पाता था, इसलिए दोनों ने खुद को इस हद फाजल से दूर ही रखने की कोशिश की थी जिसका नाम मोहब्बत है। मगर वो मोहब्बत ही किया जो अपने लिए खुद रास्ते ना बना ले। सो गैर महसूस तौर पर मोहब्बत ने उन दोनों को अपना असीर बनाना शुरू कर दिया और ना चाहते हुए भी ज़फ़रयाब नरमा के सेहर में गिरफ्तार होता गया और नरमा ने उसे अपनी फसूंखेज़ आंखों की राह से अपने दिल में उतार लिया। ज़फ़रयाब, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एक शाम उसने निहायत सादगी और पूरी सच्चाई से कहा। मैं भी, वो भी दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ सच्चे लहजे में बोला। मगर तुम जानती हो, ऐसा हो नहीं सकता। ज़फ़रयाब के लहजे की मायूसी ने नरमा को हैरान कर दिया। वो बोली, मगर क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत सी बातें अलग और मुख्तलिफ हैं। मसलन, ज़फ़रयाब के संजीदगी से दे गए जवाब पर उसने हैरानी से पूछा। मसलन, ज़फ़रयाब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मज़हब, मज़हब, वो हैरान हुई। शादी का भला मज़हब से क्या लेना देना? हमारे मज़हब की रूह से शादी एक मज़हबी फरीज़ा है। ज़फ़रयाब ने उसे मदबराना अंदाज में समझाते हुए कहा। अगर मज़हब को उठाकर अलग रख दिया जाए तो फिर ये नाता एक गुनाह आलूद ताल्लुक़ तो बन सकता है, मगर शादी का पाक और पोतर रिश्ता नहीं। नरमा सोच में डूब गई। वो इश्क के इस मकाम पर पहुंच चुकी थी कि ज़फ़रयाब की खातिर कुछ भी कर सकती थी। सो उसने दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ कुतुब का मुताला शुरू कर दिया और जल्द ही इसके दिल ने इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर लिया। नरमा इसकी खातिर अपना वतन, अपने माँ बाप और अपना धर्म छोड़ने पर तैयार थी तो ज़फ़रयाब का अलिफ कम अज़ कम अपनी मंगेतर से दस्तबरदार होना तो बनता था। वैसे भी उसे फारिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने आखिरी बार उसे 12-13 बरस की उम्र में देखा था। कोई जज्बाती ताल्लुक़ या क़ल्बी लगाव न होने के बावजूद वो इसका दिल नहीं दिखाना चाहता था। जानता था मशरक़ी लड़कियां ऐसे रिश्तों के लिए किस कदर हसास और जज्बाती होती हैं, मगर नरमा की जादू भरी शख्सियत के सामने वो बेबस हो गया था। और अगली ही शाम बहुत खामोशी और सादगी के साथ कबूल इस्लाम के बाद नरमा इसके अक़द में आ गई थी। अपना FRCS मुकम्मल करके कल शाम जब वो पाकिस्तान अपने घर फारिया हाउस पहुंचा तो इसके साथ इसकी शरीक हयात नरमा भी थी और नरमा उम्मीद से थी। ये खबर फारिया पर बिजली बनकर गिरी थी और उसके दिल के गुलिस्तान को खाकिस्तर कर गई थी। लम्हा भर में इसका सब कुछ लट गया था। होश संभालने के बाद से अब तक वो जिसे अपना समझती रही थी, वो किसी और का हो गया था और वो घर जिसके माथे पर उसके नाम की तख्ती लगी थी, नरमा का हो गया था। वो इस घर में बसने के ख्वाब देखती रह गई थी जबकि नरमा इस घर में आपसी थी। सब कुछ यूं माना फाना हुआ था कि उसका दिल ये सब माने ये को तैयार नहीं था, मगर ये सफ़ाक हकीकत थी कि उसका ज़फ़रयाब अब इसका नहीं रहा था। महज 2 दिन में दुनिया किस कदर बदल गई थी। कल तक इसके दामन में खुशियाँ थीं, दिल में उम्मीदें और आँखों में ख्वाब थे। आज इसका दामन मासूम से भीगा हुआ था। दिल नाउम्मीदी और मायूसी के गिरदाब में घिरा हुआ था और आँखें शिकस्ता ख्वाबों की करचीन से ज़ख्मी थीं। हफीज़ा खाला को बेहद मलाल था। वो बहन से शर्मिंदा थीं। वो फारिया से भी नज़र नहीं मिला पा रही थीं। फारिया को इन्होंने हमेशा ये एहसास दिलाया था कि वो उनकी होने वाली बहू और फारिया हाउस की मालिका है और उनके इस इस्तिकाक भरे रोया ने इसके अंदर एक ना टूटने वाला यकीन भर दिया था। आज वो यकीन टूटा था तो इसका जिंदगी से भी यकीन उठ गया था। शाम के सरमई साए रात की सियाहियों में घुल गए थे। चहचहाती, गल मचाती चिड़ियाँ जाने कब अपने आशियानों को लौट गई थीं और हवा में तैरती नौखेज़ फूलों की दिल आवेज़ खुशबू फिज़ा में तहलील हो गई थी। आंगन में अब सन्नाटा था और इसके मुक़द्दर का अंधेरा। मगर वो हर चीज़ से बेनियाज़ गुमसम सी बरामदे की दहलीज पर बैठी अपनी बर्बादी पर बेआवाज़ मातम में मसरूफ़ थी। अंधेरे में क्यों बैठी हो? बरामदे का बल्ब ही जला लिया होता। कमरे से इसकी वालिदा आका बेगम बाहर निकली तो उसे तारीकी में यूं गुमसम सी बैठी देखकर उनके दिल को धचका सा लगा था। फारिया का दिख उनका भी दिख था।
जानती थी जख्म नया है और भरपूर है, भरते भरते वक्त लगेगा। वो आहिस्तगी से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गईं। उनके बटन पर उंगली रखते ही माहौल तेज रोशनी में नहा गया, मगर फारिया के अंदर फैला अंधेरा जूं का त्यों बरकरार रहा। हफीजा खाला ने जफरिया के किए गए इस जुल्म का इस तरह कफ़ारा अदा करना चाहा कि हफ्ते भर बाद ही वो फारिया के लिए एक बहुत उछार शत्ता ले आई थी। तलहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में एरिया मैनेजर की पोस्ट पर फाइज था। अच्छा खासा दौलतमंद घराना था। देखने में भी खुश शक्ल और खुश अतवार नौजवान था, मगर खिलाफ तवक्को फारिया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इतनी जल्दी खुद को किसी नए रिश्ते के बंधन में बांधने के लिए आमादा नहीं है। मगर 2 साल गुजरने के बावजूद इसकी नींद में नहीं बदली थी। इसके सीने में सुलगती आग दिन ब दिन भड़कती जा रही थी। इसका दिल चाहता वो उस दोखली और दगाबाज दुनिया को इस आग में जलाकर खाक कर दे। इसके पैदा होते ही इसकी उंगली में अंगूठी पहनाकर उसे अपनी बहू बनाने की दावेदार हफीजा खाला अपनी नई नवीली बहू नरमा के साथ किस कद्र मोहब्बत और सुलूक से रह रही थीं। नरमा के बेटे साहब को हर वक्त अपने कलीजे से लगाए फिरती थीं। जिस घर के माथे पर इसका नाम लिखा था, इस घर में नरमा किस इस्तिकाक और अनबिसात के साथ रह रही थी। वो एक बार फिर से मुंह बनने वाली थी। हफीजा खाला ही नहीं, जफरिया भी लम्हा लम्हा इसकी नाज बर्दारियों में लगे रहते, और फारिया अपने नीम तारीक कमरे में बैठी, वहाँ की पल पल की खबरों की खोज में लगी, गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती। इसे हफीजा खाला से शिकायत थी ना जफरिया से, उसे असल गिला नरमा से था। असल कातिल और लूटने वाली तो नरमा ही थी, जिसने उसकी जिंदगी की हर खुशी बेमौत मार दी थी और इसके जीवन का सबसे बड़ा ख्वाब, सबसे बड़ा सरमाया जफरियब को छीनकर उसे तही दामन कर दिया था। जफरियब का बेटा साहब 2 साल का हो चुका था। नरमा फिर से उम्मीद से थी। इस बार वो दोनों बेटी के ख्वाहिशमंद थे, मगर बेटी के दुनिया में आने से पहले बिल्कुल अचानक नरमा की तबीयत खराब हो गई। इसे अस्पताल पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद नरमा बच सकी, ना इसकी नौजायदा बची। ये सब कुछ चश्मज़दन में हो गया था। साहब मुंह के लिए तड़प रहा था तो जफरियब चहेती बीवी के यूं अचानक जुदा होने पर खुद से ला ताल्लुक नीम पागल सा हो गया था। ऐसे में फारिया भी अपना सारा गम और गुस्सा भुलाकर घर वालों के साथ फारिया हाउस जा पहुंची थी। हफीजा खाला उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी थी। सामने साहब मुंह के लिए रो रहा था। फारिया चंद लम्हों तक अजनबी और बेरहम नजरों से उसे देखती रही, फिर इसने आगे बढ़कर साहब को अपनी ममता भरी आगोश में छुपा लिया, और रोता बलकता साहब यूं अचानक पर सुकून हो गया था जैसे अपनी मुंह की गोद में आ गया हो। नरमा की यूं अचानक मौत जफरियब के लिए किसी सानहे से कम ना थी, मगर गुजरते वक्त का हर लम्हा इस जख्मकारी पर मरहम रखता जा रहा था। महीने भर में वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आया। गो कि इसकी आंखों की अदासी और दिल की वीरानी बदस्तूर बरकरार थी, मगर बज़ाहिर उसने खुद को फिर से दुनिया के झमेलों में उलझा लिया था। साहब अब तक फारिया के पास ही था। वो किसी हकीकी मां की तरह रात दिन इसका ख्याल रख रही थी। गोद में खिलाती थी, बानहों में सलाती थी। हफीजा खाला उसके इस मोहब्बत भरे रोये से बेहद मुतासिर हुई थीं, और इन्होंने नए सिरे से इस ख्वाब को बनना शुरू कर दिया था जो पहले नरमा की वजह से शर्मिंदा तबीर ना हो सका था। जफरिया भी साहब से फारिया की मोहब्बत देख रहा था। वो इस बात से भी वाकिफ था कि वो इससे बेपनाह मोहब्बत करती है, तभी बरसों बीतने के बावजूद आज तक उसके नाम पर बैठी हुई थी और अच्छे से अच्छे रिश्ते के लिए भी राजी ना हुई थी। सोनू के पूछने पर उसने सर झुकाकर शिकस्ता लहजे में कहा था, अगर फारिया को कोई इतराज ना हो तो मेरी तरफ से भी रजामंदी है। फारिया तो होश संभालने के बाद से आज तक इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। पल पल दुआएं मांगती रही थी और दुआएं बारियाब ना होने पर कैसा कैसा तड़पती थी। आज वो मायूसी में गुम हो जाने वाली उम्मीद यकीन के कालिब में ढलकर सामने आई तो उसने आगे बढ़कर इन खुशियों का इस्तकबाल किया था और अपनी सौतन नरमा के बेटे साहब के साथ अपने बचपन के महबूब जफरियब को भी गले लगा लिया था। हफीजा खाला को डर था कि शादी के बाद कहीं फारिया का रवैया साहब के साथ खराब ना हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद वो साहब को और ज्यादा चाहने लगी थी। वो उम्मीद से हुई तो हफीजा खाला को ख्याल हवा के अपने बच्चे की पैदाइश के बाद शायद साहब के लिए फारिया की मोहब्बत में कमी आ जाए, मगर उनका ये ख्याल भी खाम ही निकला। एक नहीं, एक के बाद दीगर 2 बेटों की पैदाइश के बाद भी फारिया की मोहब्बत साहब के लिए झुमकी तुम थी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ इस मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। इसकी ममता भरी दीवानी मोहब्बत को लोग हैरत से देखा करते थे। इसे दिख देने वाली, उससे उसका सब कुछ छीन लेने वाली सौतन के बेटे से वो अपने बेटों से भी बढ़कर मोहब्बत करती थी।
लोग इसके ज़रफ़ की तारीफ़ करते ना थकते थे। हफ़ीज़ा बेगम साहब की तरफ से बिल्कुल मत मन और बेफ़िक्र हो गई थीं। इसकी सगी मुँह होती तो शायद वो भी उसे इतनी मोहब्बत ना देती जो सौतेली मुँह फारिया उसे दे रही थी। शायद ये इत्मीनान ही था जिसने इन्हें यह एहसास दिलाया था कि दुनिया में अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। सौमियों के इंतकाल के 6 माह बाद वो भी मुल्कदम को सुधार गईं। इस दिख की घड़ी में फारिया ने निहायत इखलास से ज़फ़रयब का साथ दिया था। अपने इंचल से इसके आंसू पहुँचे थे और अपनी वफ़ाओं और मोहब्बतों के मरहम से इसके ज़ख्मों को भरने की कोशिश की थी। फारिया ने पूरी तवज्जो और तनदेही से घर और बच्चों की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ अपने कांधों पर उठा ली थीं। घर और बच्चों की तरफ से पूरी तरह मुतमईन और बेफ़िक्र होकर ज़फ़रयब ने अपने काम पर भरपूर तवज्जो दी थी और सरकारी नौकरी छोड़कर अपना ज़ाती क्लिनिक खोल लिया था। कुछ ही अरसे में उसने एक पोश इलाके में बड़ा प्लॉट लेके एक शानदार अस्पताल की तामीर शुरू कर दी थी और देखते ही देखते इसका अस्पताल शहर के बेहतरीन और महंगे तरीन अस्पतालों में शुमार होने लगा था। साहब अब 6 बरस का हो गया था। फारिया उसे अपने बेटों से कहीं बढ़कर चाहती थी। इसके के मुंह से निकली हुई हर फरमाइश पूरी करती, इसकी हर जायज़ व नाजायज़ बात मानती। इसका इस कदर प्यार देखकर कभी कभी ज़फ़रयब कहता, फारिया, इस कदर लाड प्यार करोगी तो ये बिगड़ जाएगा। बच्चों को प्यार के साथ डांट और सख्ती की भी ज़रूरत होती है। फारिया साहब को प्यार से लपटाते हुए नाज से कहती, मेरा साहब सिर्फ लाड प्यार के लिए दुनिया में आया है, डांट डपट और सख्ती के लिए दानियाल और आज़र है ना। ये हकीकत थी, वो अपने दोनों बेटों दानियाल और आज़र से निहायत सख्ती से पेश आती थी। गो कि वो इन्हें भी खिलाती तो सोने का ही नवाला थी मगर इन्हें देखती शीर की निगाह से थी। उनके स्कूल जाने पर सख्ती थी और होमवर्क मुकम्मल करने पर भी। मगर जहाँ तक साहब का ताल्लुक था इसके लिए उसका पत्थर दिल मोम हो जाता था। वो कई कई दिन स्कूल ना जाता तो वो ज़फ़रयब को ना बताती। वो होमवर्क करता, ना ट्यूशन पढ़ता। वो प्यार से कहती ज़रूर मगर अपने बच्चों की तरह इस पर सख्ती ना करती जिसका नतीजा ये निकला कि पहली ही क्लास में वो फेल हो गया। ज़फ़रयब को शॉक लगा था। इसने कहा था, इतना अच्छा स्कूल है, इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं, ट्यूटर भी आता है, फिर साहब फेल कैसे हो गया? बच्चा है, अभी इसकी उम्र ही क्या है? फारिया ने साहब को अपनी ममता भरी आगोश में छुपाते हुए कहा, एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ? आइंदा ज़रूर पास होगा। ट्यूटर हटाकर अब मैं खुद उसे पढ़ाऊंगी, फिर मेरा चंद ज़रूर पास होगा। है ना चंदा? इसने साहब के चेहरे को प्यार से हाथों में लेते हुए इससे तस्दीक चाही और उसने मेले अंदाज में नफीमी सर हिला दिया। इससे पहले कि ज़फ़रयब इसकी इस हरकत पर खफा होता, वो बेसाख्ता खिलखिला कर हंस पड़ी थी और मजबूरा ज़फ़रयब को डांटने का इरादा मुलतवी करके मुस्कुराना पड़ा था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके बेटों ने भी इस फ़र्क को महसूस कर लिया था। आप भाई जान को ज़्यादा चाहती हैं। वो कभी कभी इससे शिकायत भी करने लगे थे मगर वो ये कहकर हर बार टाल देती थी, बड़ा बेटा हर मुँह को ज़्यादा अजीज होता है। माँ की मोहब्बत की किश्ती में सवार साहब अपनी ही मौजों में गुम रहता। कुछ फितरी तौर पर ही उसे पढ़ाई से रग़बत ना थी, कुछ मुँह की तरफ से ढील ने उसे और ज़्यादा पढ़ाई से दूर कर दिया था। आए दिन छुट्टियां करता, होमवर्क से इसकी जान जाती। ट्यूटर की शक्ल देखकर रोना शुरू कर देता, अलबत्ता खेल कूद में इसका खूब दिल लगता था। फारिया इसे खेलते कूदते देखकर खुश होती तो उसका दिल और बड़ा हो जाता। वक्त गुजरता रहा। दानियाल और आज़र दिल लगा काफ रे पढ़ते रहे और साहब पढ़ाई से दिल चराता रहा। फेल होता, ज़फ़रयब सरजनिश करता तो फारिया ढाल बिन के दरमियान में आ खड़ी होती। एक एक क्लास में कई कई साल रहने के बाद साहब ने जब मैट्रिक पास किया, इस वक्त तक दानियाल और आज़र मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल के स्टूडेंट बन चुके थे। इसके पास होने पर फारिया बेहद खुश थी। मीना कहती थी, वो ज़फ़रयब से मुखातब हुई, एक दिन देखेगा मीर साहब ज़रूर पास होगा। फारिया ने साहब की कामयाबी पर ज़बरदस्त जश्न मनाया था। दूर करीब के अजीज़ वाक़ारिब को दावत दी थी। खूब धूमधाम से ये तकरीब मनाई गई थी। लोग सौतेली माँ की मिसाली मोहब्बत पर रिशिश कर रहे थे।